Assalamu alaikum, this is Hussein from Saad Every and you are watching Saad Every official YouTube channel. दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने फिशर्स की तमाम म्यूटेशंस के बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, जो कि आपने बेहद पसंद किया, इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। आज की वीडियो एक कम्प्रिहेंसिव गाइड है लव बर्ड ब्रीडिंग के लिए कि किस तरह से लव बर्ड को ब्रीड किया जाए। वो न्यू फैंसियर्स जो कि चाहते हैं कि इस हॉबी को, इस बिज़नेस को अडॉप्ट करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। आज मैं आपको लव बर्ड ब्रीडिंग शुरू से लेकर एंड तक आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हुए लव बर्ड ब्रीडिंग को एज अ हॉबी या एज अ प्रोफेशन आप अपना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। जी दोस्तों, लव बर्ड ब्रीडिंग करने के लिए 3 अहम चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है डेडिकेशन। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप डेडिकेटेड हो और इस हॉबी को, इस प्रोफेशन को फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आप अडॉप्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको लव बर्ड ब्रीडिंग करने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको लव ब्रीडिंग के बारे में आनी चाहिए वो है नॉलेज, यानी आपको लव बर्ड ब्रीडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो के ज़रिए भी आप काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लव बर्ड के ऊपर बुक्स हैं जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो है रिसोर्सेज। आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं तभी आप इस हॉबी को, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें। आप कर्ज़ा लेकर या कुछ ऐसी चीज़ें कर कर इस हॉबी को ना अडॉप्ट करें, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है, इसमें 100% आपको नुकसान का अंदेशा भी है, जबकि इसमें फ़ायदा 3 गुना या 4 गुना से भी ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप लव बर्ड ब्रीडिंग को एज़ अ हॉबी या एज़ अ बिज़नेस अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद दी गई हिदायत पे अमल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस जैसी हॉबी और इस जैसा बिज़नेस कोई नहीं है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आपको इतना मुनाफा दे सके। जी दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेप जो लव बर्ड ब्रीडिंग के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि आप सबसे पहले जगह का तयन करें कि आपको लव बर्ड कहाँ पे रखने हैं। आप जगह का तयन ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए करें। आप ऐसी जगह पे आपको लव बर्ड रखने हैं जहाँ पे हवा की वेंटिलेशन हो, हवा का क्रॉस हो और ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन किया जा सके। तो ये पहली चीज़ है जो कि आपने लव बर्ड ब्रीडिंग से पहले मुकर्रर करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, दोस्त पूछते हैं कि पहले लव बर्ड लिए जाएं या पहले केज लिया जाए, तो मैं उनको ये तजवीज़ करूंगा कि पहले केज लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मुनासिब केज होगा तो आप उन लव बर्ड्स को अच्छे तरीके से कीप कर सकेंगे। तो लव बर्ड ख़रीदने से पहले केज आपको लेना है और केज की जो साइज़ होनी चाहिए वो 3 फीट उसकी लेंथ होनी चाहिए, जबकि 1.5 फुट और 1.5 फुट जो है उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इस तरह से जो आप केज लेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 3 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का आपने केज लेना है जो कि हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि लव बर्ड जो फ्लाई करता है वो हॉरिजॉन्टल वे से फ्लाई करता है। और ये जो मैंने साइज़ आपको केज की बताई है, ये एक पेयर के लिए मैंने आपको ये साइज़ बताई है। एक से ज़्यादा पेयर आप इस केज में नहीं रख सकते, और ये अब डिपेंड करता है कि आप अपने पास कितने पेयर्स जो हैं वो लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसके पोर्शन बनवाएंगे, जिसमें 3 पोर्शन 4 पोर्शन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप केज जो है वो बनवा सकते हैं। और केज जो है वो ऐसी जगह पे आपको सेट रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि हवादार हो, जहाँ पे लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम हो और वेंटिलेशन होनी चाहिए। केज ख़रीदने के बाद अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि
तमाम दोस्त पूछते रहते हैं कि लव बर्ड ब्रीडिंग से पहले या लव बर्ड रखने से पहले हमें लव बर्ड जो है कौन से ख़रीद करने चाहिए, यानी वो चिक्स लेने चाहिए, ब्रीडर पेयर लेना चाहिए, या फिर जो है वो मिडिल एज के लेने चाहिए। तो मैं अपने दोस्तों को यही रेकमेंड करता हूँ कि वो चिक्स लें। और मैंने भी 4-5 साल पहले जो शुरू किया था वो चिक्स से शुरू किया था, और मैंने कुछ चिक्स ख़रीदे थे अच्छे ब्रीडर से, और उसके बाद उन चिक्स को 1 साल पूरा पाला पोसा और उनकी केयर की। इससे क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, यानी आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को फेस करते हैं, और जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं, अपने लव बर्ड को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो उससे आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। जबकि यूट्यूब की वीडियोस से या बुक्स वगैरह से या दोस्तों से आपको नॉलेज तो मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको तभी होता है जब आप ख़ुद लव बर्ड को ब्रीड करवाते हैं और उसको अपने पास पालते हैं। तो मैं हमेशा दोस्तों को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में आप कुछ चिक्स ख़रीदें और उन चिक्स को पालना शुरू करें, और उन चिक्स की केयर करना शुरू कर दें। और उनकी केयर के लिए, उनकी संभाल के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, चिक्स ख़रीदने के बाद अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लव बर्ड ब्रीडिंग में, वो उनकी डाइट है। आपने लव बर्ड चिक्स की डाइट प्रॉपर रखनी है। डाइट में इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो सीड मिक्स है। सीड मिक्स में जिसमें कनेरी शामिल है, जिसमें कंगनी, जिसमें चीना, जिसमें सूरजमुखी, जिसमें भांग का बीज शामिल है। ये सारे मिक्स सीड जो हैं आपको सर्व करने हैं, ताकि वो चिक्स उनको अच्छी न्यूट्रिशंस मिल सकें और उनमें किसी भी किस्म की जो कमी है विटामिन्स की या मिनरल्स की वो ना हो। मिक्स सीड के अलावा सॉफ्ट फूड भी जो है चिक्स को ज़रूर मुहैया करें। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हैं, उसमें लोबिया है, मूंग की दाल है, जिसमें काला चना है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हैं आपने भिगो के रखनी हैं सुबह को, और उसमें थोड़ा सा सिरका जो है ऐड करके आप उसको 12 घंटे तक भिगो के रखेंगे, और 12 घंटे के बाद आपने वो पानी जो है वो निकाल लेना है उसका, और उनको एक दफ़ा दोबारा धोकर दूसरा पानी ऐड करके, यानी पानी चेंज करके, और दोबारा उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर दोबारा ऐड कर देना है, ताकि अगर फंगस लगने के कोई चांसेस हों तो वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद 24 घंटे जब इस ग़िज़ा को हो जाएं, इस दाने को हो जाएं, तो उसके बाद आपको धो के इनको खुश्क कर लेना है। और खुश्क करने के बाद याद रहे कि ये फूड जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क होना चाहिए, और उसके बाद खुश्क करके आप इनको क्रश करके इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिसमें हर्ब्स का इस्तेमाल है, कैल्शियम का इस्तेमाल है, डी न्यूट्रिकल एक जो है वो पाउडर मिलता है जो कि आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ दोस्त जो है वो मोरिंगा पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी तादाद को जो है, उसकी क्वांटिटी को आपने मेंटेन रखना है, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा जो मिनरल्स हैं या ज़्यादा कैल्शियम जो है वो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो आप ये सॉफ्ट फूड भी अपने लव बर्ड के चिक्स को रोज़ाना के बेस पे सुबह सुबह जो है वो सर्व कर सकते हैं, ताकि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सके। लव बर्ड के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम की बहुत सारी सोर्सेज हैं। कुछ दोस्त जो है वो मिनरल ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में एक म्यालिक आता है जो कि D3 जिस बेस होता है, और वो पानी में इस्तेमाल कराया जाता है ताकि परिंदों की जो कैल्शियम की ज़रूरत है वो पूरी हो सके, और उसके साथ साथ D3 भी उसमें शामिल होता है। लव बर्ड की
डाइट में तीसरी अहम चीज़ ताज़ा सब्ज़ियां और फल हैं जो कि आप सर्व कर सकते हैं, जो कि मौसमी होनी चाहिए। मौसम के हिसाब से अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप टिंडा सर्व कर सकते हैं, लौकी सर्व कर सकते हैं, धनिया यूज़ कर सकते हैं, पुदीना यूज़ कर सकते हैं, जो कि लवबर्ड बहुत ही खुशी से खाते हैं। इसी तरीके से अगर सर्दी का मौसम है तो उसमें आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप अंडा सर्व कर सकते हैं, अंडे को क्रश करके वो दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ फलों में आप जो है वो सेब काट कर वो दे सकते हैं लवबर्ड को, तो वो बहुत शौक़ से खाता है, जिससे उनकी नशो नुमा जो है वो बेहतर होती है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर की तरफ कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपकी एवरी का, आपके शेड का। तो उसमें जो रेकमेंडेड टेम्परेचर है वो 22 से लेकर 28 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो मौजूद समझा जाता है ब्रीडिंग के लिए। और उसके साथ साथ जो है आपने 10 से 12 घंटे जो है वो चिक्स को या लवबर्ड को जो है वो लाइट मुहैया करनी है, लाइट ऑन रखनी है। और 10 से 12 घंटे के बाद आपने जो है लाइट्स ऑफ़ कर देनी है और रात को उनको मुकम्मल तौर पर अंधेरा होना चाहिए, ताकि जो परिंदे हैं वो आराम कर सकें और इस रूटीन को अपना सकें और नेचुरल तरीके से उनको माहौल मिल सके। और जहाँ तक ह्यूमिडिटी का सवाल है वो ब्रीडिंग सीज़न में बहुत ज़रूरी होती है, जो कि 50 से 60 जो है ह्यूमिडिटी डिग्री जो है उसकी वो रेकमेंडेड है और उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल होता है। अब आते हैं, जब आपने ये चिक्स पाल लिए और इनको 8 से 10 महीने हो गए तो फिर आपको इनके पेयर्स बनाने हैं। यानी एक लवबर्ड का जोड़ा जो है वो 8 से 10 महीने का होना चाहिए कम अज़ कम। लेकिन अंग्रेज़ जो गोरे हैं जो कि ब्रीडिंग करवाते हैं वो तो कम अज़ कम 18 महीने रेकमेंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जो है वो कम अज़ कम 8 से 10 महीने या 10 से 12 महीने जो है वो उसके बाद जो है पेयरिंग को मौजूद समझते हैं। और वो चिक्स जो हैं वो जब 8 से 10 महीने के हो जाते हैं तो उनकी पेयरिंग शुरू कर देते हैं। पेयरिंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उन चिक्स या उन परिंदों के आप DNA करवाएं, ताकि आपको पता चले कि इसमें मेल फ़ीमेल कौन से हैं। बहुत सारे लोग अंदाज़े के तौर पर या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो नर और मादा की पहचान करते हैं, जिसमें से जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस देख के उसकी जो बर्ड्स हैं वो कैसे बैठ रहे हैं, उनका टेल कैसे है, या हड्डी चेक करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें 100% जो है वो रिज़ल्ट नहीं होता, जिससे आपका वक्त ज़ाया होगा और आपका सीज़न जो है वो ख़राब होगा। तो DNA जो है आजकल इतना महंगा भी नहीं है। ये मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आप अपने बर्ड्स के जो है वो DNA करवा लें, ताकि आपको 100% श्योरिटी हो कि जो पेयर आप लगा रहे हैं वो मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो पेयरिंग कर सकते हैं। और पेयरिंग जो पाकिस्तान में की जा रही है वो फोर्स्ड पेयरिंग की जा रही है, यानी हम सिलेक्शन अपनी सोचते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, हम कौन से बच्चे जो है वो निकलवाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से फिर पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग करने के बाद फिर जब कुछ वक्त जो है वो पेयरिंग को गुज़रता है, उसके बाद जो है हम बॉक्स का इंतखाब करते हैं। बॉक्स के लिए जो रेकमेंडेड साइज़ है वो 10 बाई 8 जो है वो रेकमेंडेड साइज़ है, यानी 10 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए बॉक्स की, और जो लेंथ और विड्थ होनी चाहिए वो 8 इंच होनी चाहिए बॉक्स की। और उसके साथ साथ ये जो बॉक्स है आपको ऊंचाई वाली जगह पे केज के लगाना है, जो कि आपने केज बनवाया होगा उसमें जगह बनी होगी। और उसके साथ साथ जब बॉक्स लगाएंगे तो आप नेस्टिंग मटेरियल जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे लवबर्ड को, ताकि वो नेस्टिंग से वो जोड़ा जो है वो स्टिमुलेट होता है, वो उसको च्यू करता है नेस्टिंग मटेरियल को, और उससे उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो अराइज़ होती है और वो जल्द पेयर अप होने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ दोस्तों को कि जब आप नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करें अपने लव बर्ड को, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिस तरह के
مونج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ دوست جو ہیں وہ جو یہ گدھا گھاس ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ دوست جو ہے وہ مختلف قسم کے اور گھاس یوز کرتے ہیں جس سے وہ اپنی نیسٹنگ جو ہے وہ ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ کچھ جو ہے نیسٹنگ وہ آپ کے باکس کے اندر خود کر دیں، اور کچھ جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ آپ کیج کے اندر چھوڑ دیں، تاکہ وہ لو برڈ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق وہ جو ہے نیسٹنگ کو کمپلیٹ کر سکے۔ بریڈنگ سیزن میں آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے لو برڈ کے پیئرز کی کیلشیم اور منرلز کی ضروریات کو بہت ہی دھیان میں رکھنا ہے، اور ان کی یہ ضرورت ضرور پوری کرنی ہے، کیونکہ خاص طور پر فیمیل کو کیلشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر جو انڈے ہیں ان کی سائز ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر وہ فرٹیلیٹی کا آپ کو ایشو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈوں کی تعداد پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ تو آپ کوئی اچھا کیلشیم کا سورس جو ہے وہ استعمال کریں، اور یہ بہتر ہے کہ کیلشیم جو ہے وہ D3 بیسڈ ہو، تو یہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ منرلز کا استعمال بھی کریں، جو کہ سافٹ فوڈ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں جو کیلشیم اور منرلز یوز کرتا ہوں ان میں میالک کیلشیم D3 استعمال کرتا ہوں، جو کہ میں کچھ سالوں سے یوز کر رہا ہوں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرفی منرلز جو ہیں استعمال کرتا ہوں سافٹ فوڈ کے اندر، جو کہ 1 kg پہ 1 گرام جو ہے آپ کو استعمال کرنا ہے، جس سے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اور اگر آپ یہ ان کی ضروریات پوری کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈوں کی تعداد بھی بہتر رہے گی، اور جو انڈے ہیں وہ فرٹیلیٹی کا ایشو بھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایک لو برڈ 4 سے 6 نارمل جو ہے وہ ایک کلچ میں انڈے دیتا ہے، کچھ پیئرز 6 سے زیادہ بھی انڈے دیتے ہیں، میں نے آبزرو کیا ہے، لیکن جو نارمل پیئر ہیں وہ 4 سے 6 انڈے پر کلچ دیتے ہیں، اور تقریباً سال میں ایک جو پیئر ہے وہ تقریباً کم از کم 3 کلچ آپ کو دیتا ہے۔ کچھ دوست جو ہیں وہ فوسٹرنگ کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور وہ انڈے پھیر کے کسی اور فوسٹرنگ پیئر کے نیچے رکھتے ہیں، جس سے وہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں، لیکن میں یہ طریقہ جو ہے وہ ریکمنڈ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان نیچرل ہے، جس سے پرندے کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ فوسٹرنگ جو ہے وہ اگنور کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے پیئر جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت ضروری ہے فوسٹرنگ کرانا، تو پھر مجبوری کے طور پر آپ یہ کرا سکتے ہیں۔ اور لو برڈ کی انکیوبیشن پیریڈ کی بات کی جائے تو جو فیمیل ہے وہ تقریباً 21 سے 25 ڈیز جو ہے وہ انکیوبیشن کرتی ہے ان انڈوں کو، اور ان انڈوں کو سینکتی ہے، اور تقریباً 24 سے 25ویں دن جو ہے وہ انڈا ہیچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دوران آپ نے ایگزامائن کرنا ہے، آپ ٹارچ کی مدد سے آپ انڈوں کو دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ کون سے انڈے جو ہیں فرٹائل ہیں اور کون سے انڈے فرٹائل نہیں ہیں۔ تو جو انڈے فرٹائل نہ ہوں آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو انڈے فرٹائل ہیں آپ اس سے چکس جو ہیں وہ پراپر حاصل کر سکیں۔ چک نکلنے کے بعد تقریباً چک جو ہے وہ 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں اس کو جو ہے ویننگ میں، جس سے وہ بچہ جو ہے وہ مکمل طور پر سیلف ہو جاتا ہے 6 سے 8 ہفتوں میں۔ اور اس دوران آپ نے جب انڈے ہیچ ہو چکے ہوں اور بچے آ چکے ہوں، تو آپ نے ان پیئرز کی غذا کا بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور پر سافٹ فوڈ، انڈا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو میں نے آپ کو بھیگا ہوا دانہ بتایا، یہ چیزیں اور سبزیاں، پھل، یہ آپ نے سرو کرنا ہے پیئر کو، تاکہ چکس کو بہترین غذا مل سکے اور وہ جلدی سے سیلف ہو جائیں اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہو۔ اور یہ تقریباً آپ 8 ہفتے کے بعد ان کو ایک سیپریٹ کیج میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب ان چکس کو جو ہے الگ کرنا ہے اپنے پیرنٹس سے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو
چکس ہیں وہ خود کھا پی رہے ہیں، آپ کو انشور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کھا پی نہیں رہے، آپ نے پہلے ان کو الگ کر دیا ہے، سیپریٹ کر دیا ہے، تو پھر وہ بچہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اسے ابھی جو ہے نا سیلف وہ پراپر نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ انشور کر لیں کہ جب یہ بچے کھانا پینا خود شروع کر دیں تبھی آپ ان کو سیپریٹ کریں، اور سیپریٹ کرنے کے لیے آپ ان کو سمال کیجز میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ ان کو پیرنٹس کے قریب، جہاں ان کو پیرنٹس اپنے نظر آئیں اور ان کو دیکھ کے یہ خود جو ہے وہ غذا کو لینا پسند کریں، تو یہ بہتر رہے گا اور بچے جو ہیں وہ جلدی سیلف ہو جائیں گے۔ لو برڈ بریڈنگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو کہ بریڈرز کو سامنا کرنا پڑتی ہے وہ ہیلتھ ایشوز ہیں، یعنی ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے برڈز کو ایگزامائن کرتے رہیں، ان کی جو حرکت اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ کون سے برڈ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی برڈز پھولا ہوا نظر آئے، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا نظر آئے، یا وہ دانہ پانی نہ لے رہا ہو، تو پھر آپ کو پھر کیئر کرنی چاہیے، اس کی سنبھال کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور پراپر میڈیکیشن جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس پرندے کو، آپ اس لو برڈ کو ایسے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی کوئی ایسی بیماری یا ایسا آپ کو کوئی کیس نظر آئے جس میں ایک پرندہ بہت سست ہو کے بیٹھا ہو، یا اس کو کوئی آنکھوں کا انفیکشن وغیرہ یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، تو فوراً جو کام کرنا ہے آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ اس پرندے کو آپ نے الگ کیج میں رکھنا ہے، الگ کر کے اپنی آئیوری سے اس کو الگ کر دینا ہے، اور تقریباً جو ہے اس روم سے کم از کم باہر کر کے آپ نے اس کو دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کسی اچھے بریڈر سے یا کسی اچھے ایوین سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور ان سے کوئی اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آپ نے تجویز کرانی ہے اور اس کی میڈیکیشن شروع کر دینی ہے، تاکہ دوسرے پرندوں تک یہ وائرل یا یہ بیکٹیریا جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو اور آپ کی ایوری جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے لو برڈ بریڈنگ میں، کہ آپ کو جب ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ریئل وے میں بریڈنگ اور ان کی ہیلتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب لاسٹ میں جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے لو برڈ کی ریکارڈ کیپنگ، یعنی آپ نے اپنے برڈز کا ریکارڈ بنانا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ مختلف بریڈنگ ریکارڈز کی جو ہیں وہ ملتی ہیں، آپ اپنی بھی بنا سکتے ہیں ریکارڈ کیپنگ کے لیے کوئی فائل، جس میں آپ اپنے برڈز کی رنگ نمبر لکھیں گے، پیئر بنا کے ان کا ریکارڈ رکھیں گے، انہوں نے کب جو ہے وہ ایگ لیئنگ شروع کی، پہلا بچہ کب ہیچ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے رنگز جو ہیں وہ کب ڈالیں، اور ان رنگز کے نمبر، اس کے بعد جب وہ بچے سیلف ہو جاتے ہیں، ویننگ پہ آ جاتے ہیں، تو آپ نے ان کی میوٹیشنز لکھنی ہے کہ ان پیرنٹس میں سے یہ بچے جو ہیں آئے ہیں، تاکہ آپ کے پاس ایک پراپر جو ہے ہسٹری ہونی چاہیے، تاکہ آپ پیڈاگری جو ہے وہ مینٹین کر سکیں اپنے لو برڈز کی۔ اور پیڈاگری سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جو لو برڈ ہیں ان کے آباء و اجداد کا ریکارڈ رکھیں گے، تو آپ ایک پروفیشنل ایوی کلچرسٹ اور پروفیشنل بریڈر کہلائیں گے، اور یہ چیز آپ کو سالوں سال کام آئے گی، اور آپ کے پاس جب سب ریکارڈ ہوگا تو آپ کو یہ سیل کرنے میں بھی آپ کو بہت مدد ملے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے جس میں میں نے لو برڈ بریڈنگ کے بارے میں آپ کو تمام تر تفصیل جو ایک نیو فینسیئر کے لیے بہت ضروری ہے وہ میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آخر میں وہی ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔